अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ, अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट उसके हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्यालात, जिसके बेतहाशा पार्ट आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे, तो अगर आपका सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं मिलता तो उन वीडियोज़ में जाकर ज़रूर ढूंढें, शायद उसमें एड्रेस हुआ हो। अगर आपको उनमें भी नहीं मिल रहा तो इस चैनल के ऊपर मोर देन 180 वीडियोज़ हैं जो बेतहाशा दूसरे टॉपिक्स के ऊपर बनी हुई हैं, तो उनको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपका फिर भी कहीं पर सवाल का जवाब नहीं मिलता तो कमेंट सेक्शन इज़ योर फ्रेंड, आप आकर ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, फॉलो मस्ट है, तो फॉलो करें, जिसके ऊपर मैं लाइव इन यूएसए की ग्लिम्स दिखा रहा हूँ और आपको वहाँ से भी गाइडेंस मिलेगी। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले कमेंट पर आते हैं, वो कह रहे हैं कि उनको पहले इंटरव्यू लेटर मिला और उसके बाद इनकम्प्लीट मेडिकल की वजह से उनका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया। ये सिचुएशन ज़्यादातर तब आती है कि अगर किसी बंदे को टीबी के लिए टेस्टिंग, फर्दर टेस्टिंग करवानी है, जिसको स्प्यूटम टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर वीडियो आ रही है, उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अगर स्प्यूटम टेस्ट हो, थायराइड का कोई इशू हो, तो कई और चीज़ों पर आपको अगर एडिशनल टेस्टिंग करनी है, मेडिकल कंप्लीट ना हो, तो आपका इंटरव्यू कैंसिल हो जाता है। अच्छी बात ये है, जैसे मैंने खुद लिखा हुआ है कि एम्बेसी ने इंटरव्यू जो है ना कैंसिल कर दिया है। तो जब तक आपको कंफर्मेशन ना आए ना एम्बेसी की तरफ से कि आपका इंटरव्यू कैंसिल, आपने ज़रूर जाना है। तो कई बार ये होता है कि मेडिकल सेंटर की कॉरेस्पॉन्डेंस जाती भी है टू द एम्बेसी, तो इतने टाइम में शायद रिस्पॉन्स ना आए, तो इंटरव्यू स्किप नहीं करना। लेकिन अगर आपको बता दिया कि आपका कैंसिल हो, आप वेट करें, अपना मेडिकल करवाएं, फिर वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। फिर उनका मेडिकल कंप्लीट होता है, मेडिकल जा चुके, कह रहे हैं कि अब जो इंटरव्यू होना है वो इनने खुद बुक करवाना है, स्केजूल करवाना है, या वो खुद ही हो जाएगा। तो अगर तो आपका मेडिकल जा चुका है, 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, इंक्वायरी डालें, उनको ये सिचुएशन एक्सप्लेन करें कि भाईजान कि हमारा इस तरह इंटरव्यू था, मेडिकल करवा को टाइम लगा, इंटरव्यू कैंसिल हो गया, हमने मेडिकल करवा ली है। अब हमने मेडिकल क्योंकि करवा चुके हैं, सबमिट हो चुका है, आपने मेडिकल सेंटर से डेट पूछने किस दिन सबमिट हुआ है, तो इंक्वायरी करें और उनसे खुद मांगें। इवन दो नॉर्मली जितने लोगों को जानता हूँ उनको आ जाती है, लेकिन बेहतर है आप अपनी इस चीज़ को जो है ना डॉक्यूमेंट करें। आप एम्बेसी से उनसे रीच आउट करें, उनको कहो भाई इस तरह सीन है, क्या क्या चक्कर है, हमारा इंटरव्यू किधर है। तो वो आपको बेहतर गाइड भी कर देंगे और आपको एक तसल्ली होगी, ये तो नहीं कि तलवार आपकी तरफ लटकी हुई है और आपको पता ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उनका सवाल ये है कि एपी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग के अंदर, यहाँ पर एक वीडियो आ रही है 221 जी को जो एक्सप्लेन कर रहा है एपी को, कि क्या जो पासपोर्ट था वो हमारे पास था, हम बेनिफिशरीज के पास, या एम्बेसी ने रख लिया था। जब हमारे इंटरव्यू के एंड पर उनने कहा कि आपको हम डीएनए टेस्ट लगा रहे हैं एपी के अंडर और हमें डीएनए टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो उन्हें ये किया कि हम 3 लोग गए थे, मैं, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब। तो वालिद साहब को डीएनए टेस्ट दिया गया था क्योंकि प्रिंसिपल एप्लीकेंट और पिटिशनर के दरमियान होना था। तो उन्हें मेरा और मेरी वालदा का पासपोर्ट रख लिया, वालिद साहब का वापस कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद आपको डीएनए के प्रोसेस में या आगे जहाँ भी किसी प्रोसेस में ज़रूरत पड़ेगी पासपोर्ट की, तो आप अपने साथ रख लें और वापस एम्बेसी भी आने में आपको हेल्प करेगा ये। तो उन्हें एक पासपोर्ट दे दिया, बाकी 2 रख लिए। और कई बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आपकी, जब भी एपी लगती है वो आप रिटर्न ही कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं ये लॉजिक समझती हूँ, कितने ही लोगों का जमा कर, एक एक दिन में अगर 300 इंटरव्यू हो रहा है और 20 दिन एम्बेसी काम कर रही है, तो आप देख लें 1200 पासपोर्ट को मैनेज करना, उसको रखना, इट्स सिर्फ एक चैलेंजिंग टास्क होगा। तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं होती। और हमें जब 2 रखे हुए थे, एक वापस कर दिया था। तो बाद में जब वालिद साहब का जब मेडिकल गया, मेडिकल कह रहा हूँ, जब डीएनए गया, उसकी अप्रूवल हो गई, उसके बाद हमारा मेडिकल एक्सपायर हुआ, हमने दोबारा मेडिकल कराया, फिर ट्रैवल बैन आ गया, कोविड आ गया, फिर हमने वेट किया, फिर हमने तीसरा मेडिकल कराया। और उस मेडिकल के बाद हमें पहले कॉल भी आई, फिर ईमेल भी आई कि आप अपना जो है ना जो पासपोर्ट है वो सबमिट करवा दें, क्योंकि कॉन्सुलर ऑफिसर ने अब फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। तो उस दिन हमें अंदाज़ा हो गया कि अब हमारी जो है ना बारी आ चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो या मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा।
अगले कमेंट पर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4 फैमिली मेम्बर्स हैं। F4 का केस है। इंटरव्यू के बाद जब उनको 221G मिली तो DS5535 लगा। इसके ऊपर वीडियोस यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर हैं, जाकर ज़रूर देख सकते हैं आप। जब उन्हें सबमिट करा दिया 2 महीनों के बाद 3 लोगों को वीज़ा मिल गया और एक बंदे का जो है स्टेटस अभी भी रेडी आ रहा है। 2 बार चेंज हो चुका है तो बट नॉट इशूड। कितना टाइम लगेगा? अगर डेट चेंज आ रही हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं, 3 लोगों को मिल चुका है, एक का पेंडिंग है, तो इंशाल्लाह जल्द आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। F4 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कह लें सिक्योर वीज़ा कैटेगरीज के, जहाँ पर अगर आपका केस जेन्युइन है, कोई आपने डॉक्यूमेंट रदल बदल नहीं की, तो वीज़ा ज़रूर मिलता है। तो ये अगर कोई भी F4 वाला सुन रहा है तो ये तो इसमें भरोसा रखेगा, अगर केस जेन्युइन है ना, आपका वीज़ा पक्का है। दूसरा अच्छी बात यह है कि 3 लोगों को क्लियर करके वीज़ा दे दिया, चौथे का प्रोसेस हो रहा है, तो होपफुली सून आपको अच्छी खबर मिल जाएगी। दुआ करते रहें और 3-4 हफ्ते वेट करें। अगर डेट चेंज नहीं तो फिर इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं। कह रहे हैं कि उनका वीज़ा लग चुका है IR1 का। बहुत बहुत मुबारकबाद और वेलकम टू USA। 2 वीक्स हो गए हैं USA आए हुए भी। और आइडिया के ग्रीन कार्ड कब तक मिल जाएगा? हम 3 लोग आए थे USA। मैं, मेरी वालदा और मेरी वालद साहब। तो 2 लोगों को मिल गया था 2 हफ्ते बाद, एग्जैक्ट 14th डे पर आ चुका था। मेरा जो ग्रीन कार्ड था वो 2 महीने बाद आया। उसकी बड़ी लंबी स्टोरी, इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन आपके पास एक रफ एस्टिमेट आ गया कि 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने तक आ जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए पीछे एक कंडीशन है कि आपने अपनी ग्रीन कार्ड की फ़ी पे की हो। तो जब आपको पासपोर्ट मिलता है विद द US वीज़ा स्टिकर, उसके साथ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने पे किस तरह करनी है। हमारे वक्त में $220 थी। अब आई थिंक 235 है, $235 है ईच एप्लीकेंट। लेकिन अगर वो पेपर भी नहीं है तो आप सिंपली गूगल पर जाएं, लिखें USCIS ग्रीन कार्ड फ़ी, तो आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। उसके ऊपर सारी डिटेल्स हैं। एंड मेक श्योर .gov हो ऑफिशियल वेबसाइट पर, किसी और वेबसाइट पर जाकर पैसे ना पे कर दीजिएगा किसी को। तो अगर आप वो पैसे पे कर चुके हैं, पाकिस्तान से USA एंट्री हो चुकी है, तो आपको मैंने एक रफ़ टाइमलाइन दे दी है। हमारे केस में 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने लगे थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। तो अगले कमेंट पर आते हैं। हेलो बासित भाई, आई एम फ्रॉम इंडिया। हेलो। क्रॉस द बॉर्डर से लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। तो हमारी ऑडियंस इंडिया में भी है। तो वेलकम। और खुशी हुई कि अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग देख रहे हैं। इनको जाना ये है कि जब 2005 में हमारी फ़ाइल ओपन हुई तो मेरी एज क्या थी। इनकी 2 फाइल्स हैं, F3 की भी है, F4 की भी है, और इनकी बेटी की उम्र 19 है। और जानना चाहते हैं कि क्या वो USA जा सकती है या नहीं जा सकती। अच्छे सवाल। नंबर 1, 2005 में जब फ़ाइल ओपन हुई तब की एज का इतना कुछ मैटर करता नहीं हो, मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि लोग फिगर आउट कर लेंगे मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ। लेकिन ये चीज़ उस एज से मैटर नहीं करती। आपने ये देखना होता है कि जब आपका प्रायोरिटी डेट वीज़ा बुलेटिन में आ चुकी है तब आपकी एज क्या है, क्योंकि तब आपकी एक एक्चुअल एज होती है, एक होती है CSPA एज होती है। यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी। CSPA एक बहुत अमेजिंग रूल है जो ओवर एज्ड लोगों को भी क्वालिफाई कर देता है, जिस तरह मैं था। तो एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू मेरी एज थी 20 साल और 10 महीने। तो मैं 2 महीनों से बच गया क्योंकि CSPA लग गया, और एक्चुअल एज मेरी 21 से ज़्यादा थी। तो आपने ये चीज़ फिगर आउट करनी है। नंबर 1 कि आपकी अगर 2008 की प्रायोरिटी डेट है, और इंडिया की ये जो प्रायोरिटी डेट्स हैं वो बहुत स्लो चलती हैं, बैकलॉग ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो आपका आपने वो देखनी है कि आपकी कब आनी है प्रायोरिटी डेट, करंट होनी है। तो उस दिन आपने कैलकुलेट करनी है कि भाई CSPA एज क्या बनती है। CSPA को कैलकुलेट करने का आसान तरीका यह कि I-130 जो आपका है वो कब फाइल हुआ, कब अप्रूव्ड हुआ, उसकी जो 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 साल होते हैं उनको आपने अपनी बेटी की एज से रिमूव करना है जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट हो चुकी है वीज़ा बुलेटिन में चार्ट A में। दूसरा,
F3 जो होती है वो मैरिड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ अ यूएस सिटीज़न होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपका एक भाई या बहन भी यूएसए में है जिसने आपकी F4 डाली हुई है, और आपके पेरेंट्स भी यूएसए में जिनने आपकी उस कैटेगरी के अंदर भी डाली हुई है। तो अगेन ये इंडियन जो वीज़ा बुलेटिन की मूवमेंट्स का कोई अंदाज़ा नहीं है, तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन आपको जनरल सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है कि जब आपकी प्रायोरिटी डेट करंट होगी उस दिन आपकी बेटी की एज से CSPA की एज रिमूव करके उनकी CSPA एज बनेगी। और अगर वो क्वालिफाई, कोई भी बंदा, कोई भी एप्लीकेंट CSPA के बाद क्वालिफाई करता है तो उसको वीज़ा मिलेगा बाय लॉ। तो अगर कोई क्वालिफाई नहीं करता तो उसको नहीं मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एज आउट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है, और अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर साइड में मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाकर पहले फॉलो मस्ट है, जिसके ऊपर मैं लाइफ इन यूएसए दिखा रहा होता हूँ, ग्लिम्स दिखा रहा होता हूँ। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मैं इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट।